Good afternoon, students. Today I am going to start the Unit 5 System of Particles and Rotational Motion. Now, the first thing is that the System of Particles. System of Particles का मतलब क्या होता है? हमारे पास सिस्टम पार्टिकल्स का मतलब होता है कि जो हम माइक्रो और मैक्रो पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। मतलब माइक्रो पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स मतलब एक, मान लो मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर किया। इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे वो उसका बिहेवियर इस आइसोलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब कोई भी बाहर से पार्टिकल का कोई भी इम्पैक्ट इस सिस्टम के जितने भी पार्टिकल्स उनके ऊपर नहीं होगा। क्लियर? अब अगर मैं स्मॉल पार्टिकल्स की हर एक पार्टिकल की अगर स्टडी करूं तो उसको बोलते हैं माइक्रो। और अगर मैं इन सब को एक पूरे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है उसके बारे में देखूं तो वो क्या होगा? मैक्रो पार्टिकल्स। क्लियर? नाउ इन पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ मोशन होगा। मतलब जब ये पार्टिकल इस सिस्टम के अंदर हैं सारे पार्टिकल सिस्टम के अंदर। अब जब ये पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड होंगे, मतलब एक पार्टिकल रेस्ट पर होगा, दूसरा पार्टिकल जो मोशन में होगा उस रेस्ट पार्टिकल को किस में लेके आएगा? वो मोशन के अंदर। मतलब पोजीशन मोशन ऑफ द पार्टिकल चेंज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल। नेक्स्ट इज योर सेंटर ऑफ मास। अभी मैं इस यूनिट के अंदर हम क्या क्या कंसेप्ट पढ़ेंगे उसकी थोड़ा सा ब्रीफ बता रही हूँ। तो सेंटर ऑफ मास इज द सेकंड पॉइंट। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है? जब भी कोई बॉडी अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन को शो करता है, या हम बोले एक बॉडी है जिसका पूरा मास एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट हो जाए, उसको बोलते हैं हम क्या? उसका सेंटर ऑफ मास। मतलब वहाँ पर वो अपनी स्टेबिलिटी को शो करता है। ठीक है, बस चलती है तो एकदम ब्रेक लगता है, जितने पैसेंजर होते हैं आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी स्टेबिलिटी मतलब ब्रेक लगने पर भी आगे ना जाए पीछे ना करते हैं ना, बच्चे गेम खेलते हैं। दैट मीन्स दैट इज़ द इक्विलिब्रियम कंडीशन। वो अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन को शो करते हैं। या आप लोगों ने वो जो मौत का कुआं जो आप उसमें देखते हो ये सर्कस वगैरह के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है? नीचे स्पीड कैसी होती है? कम होती है, फिर स्पीड बढ़ाते जाते हैं। मतलब वो अपनी बाइक के इक्विलिब्रियम कंडीशन, अपने व्हीकल के इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आने के बाद क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। नाउ अब सेंटर ऑफ मास, हम इस यूनिट के अंदर रिजिड बॉडी के कंसेप्ट पढ़ेंगे। रिजिड बॉडी क्यों? अगर मैं फिजिबल बॉडी मान के चलती हूँ तो फिजिबल बॉडी का मतलब जैसे मान लो कोई जेली है, तो जेली के अंदर पार्टिकल क्या आएगा? लिक्विड फॉर्म है और वो क्या करेगा? अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चेंज हो जाएगा। बट अगर मैं एक रिजिड बॉडी को मानती हूँ तो रिजिड बॉडी की अब प्रॉपर्टी क्या होती है कि इट रिमेन एट अ फिक्स्ड पोजीशन। वो क्या रहेगी? अपने सेम पोजीशन के ऊपर रहेगी। तो हमें ईजी होगा वहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास को डिटेक्ट करना। क्लियर? तो ये फिजिबल बॉडी में सेंटर ऑफ मास वेरी करता रहेगा। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स कौन सा फोर्स होता है? जो पार्टिकल अपने सेल्फ अपने आप लगाता है, ठीक है, अपने इंटरनल सेल्फ की वजह से। एंड एक्सटर्नल फोर्स विद सम एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से जो फोर्स लगता है, दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, नाउ द पार्टिकल्स क्या होते हैं? इंट्रैक्शन विद ईच अदर। जब भी पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करते हैं तो क्या बनता है बेटा? एक सिस्टम। ठीक है, मैं क्लास में 5 बच्चे हैं और कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता है। एक दिन 2 दिन सारे बच्चे अपने अलग अपने रूटीन से काम करेंगे, धीरे धीरे करके क्या करने लग जाएंगे? इंटरेक्ट करने लग जाएंगे। और जब वो इंटरेक्ट करने लग जाएंगे तो उनका क्या बन जाएगा? एक ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही पार्टिकल जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक के मोशन को चेंज करता है दूसरा, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ द पार्टिकल। नाउ मैं कंसिडर कर रही हूँ 2 पार्टिकल, फर्स्ट एंड सेकंड। जब फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी के मोशन में चेंज लेके आती है तो ये किस चीज़ की वजह? इसके इंटरनल फोर्स, फर्स्ट बॉडी ने सेकंड बॉडी के ऊपर अपना इंटरनल फोर्स लगाया। ठीक है, यहाँ बोले सेकंड बॉडी के ऊपर फर्स्ट बॉडी की वजह से क्या लगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाया। क्या इसने? अपना इंटरनल फोर्स जो ये रेस्ट पोजीशन पे थी। दैट मीन्स सेकंड बॉडी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट बॉडी के पर क्या लगा है? एक्सटर्नल फोर्स। ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स ये बॉडी क्या होगी? मोशन में आ गई। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स कहाँ पर हम यूज़ करते हैं? लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, या हम बोले कोई भी बॉडी
रेस्ट पोजीशन से हो उसको मूव कराने के लिए यूज़ करते हैं एक्सटर्नल फोर्स। नाउ देयर आर काइंड्स ऑफ मोशन, बेसिकली हम इन दो टाइप्स में देखते हैं। काइंड्स ऑफ मोशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशनल, एंड थर्ड वन इज योर कंबाइंड फॉर्म। तो कंबाइंड फॉर्म के अंदर हम ये दोनों टर्म्सों को देखते हैं कि यहाँ पे दोनों मोशन एक साथ लग रहे हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशनल। अब ट्रांसलेशनल का मतलब क्या है? ट्रांसलेशन का मतलब होता है जब पार्टिकल एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं, ठीक है। और प्योर का मतलब हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? रिजिड बॉडी के लिए, क्योंकि वो क्या रहेगा? प्योर का मतलब एक फिक्स्ड पोजीशन के ऊपर, ठीक। दैट मीन्स अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखना चाहूँ दैट तो क्या होगी? फॉर अ रिजिड बॉडी व्हेन अ पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट पाथ। और जब पार्टिकल एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, रिजिड बॉडी है, दैट मीन्स पार्टिकल मूविंग विद सेम वेलोसिटी। एंड जब पार्टिकल सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा दैट मीन्स देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा मूवमेंट होगा पार्टिकल का। एक सिस्टम के अंदर मैंने दो पार्टिकल कंसिडर किए हैं, P1 एंड P2, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन यूनिफॉर्मली, क्लियर। सेकेंड इज योर प्योर रोटेशनल मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय प्योर रोटेशनल? प्योर का मतलब एक फिक्स्ड, रोटेशनल मोशन, रोटेट करना, मतलब जब भी कोई पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक पर्टिकुलरली या हम बोले एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट मूव करते हैं तब उसे हम बोलते हैं प्योर रोटेशनल। अब यहाँ पे हमने जेड एक्सिस को फिक्स कर दिया है, इस जेड एक्सिस के अबाउट जितने भी पार्टिकल्स होंगे सभी क्या करेंगे? मूव करेंगे, एक सर्कुलर मोशन लाएंगे, ठीक है। रोटेट करते जाएं एक फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ, उसको बोलते हैं एक एक्सिस क्या रहे? फिक्स रहे, जिसको हम बोलते हैं प्योर रोटेशनल। रोटेशन का मतलब क्या होता है? रोटेट करना, मूव करना। नेक्स्ट इज योर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि पार्टिकल मूव भी करता रहे स्ट्रेट पाथ में और रोटेट भी करता रहे। तो उसके अंदर क्या है? हम सर्कुलर बॉडी को मानते हैं किसी इंक्लाइन प्लेन पे कि पार्टिकल सेम वेलोसिटी के साथ मूव करे और क्या होता जाए बेटा? उनका रोटेट अपने एक फिक्स्ड एक्सिस के, अपने सेंटर ऑफ मास के एक फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ वो रोल डाउन होता जाए, क्लियर। नेक्स्ट इज योर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या? अभी बताया था कि जहाँ पर होल मास ऑफ द बॉडी विल बी कंसंट्रेटेड, जहाँ पर पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, क्लियर। अब फर्स्ट इसके अंदर मैं सेंटर ऑफ मास कंसिडर कर रही हूँ फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल सिस्टम के अंदर मैंने इसको 3 डायमेंशन में लिया, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए के ऊपर मैंने कंसिडर किया मास m1, पॉइंट बी के ऊपर मास कंसिडर किया m2, पोजीशन वेक्टर r1, पोजीशन वेक्टर r2। पॉइंट सी को मैंने इन दोनों पोजीशन वेक्टर का सेंटर ऑफ मास जैसे पोजीशन मानी r। अब कितने पोजीशन पे है ये r, मुझे ये फाइंड आउट करना है। अब जब इस बॉडी के ऊपर ए पॉइंट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, मतलब F1 की वजह से जब फोर्स लगेगा तो ये बॉडी मूव करेगी। जैसे ये मूव करेगी तो ये मास m2 के ऊपर फोर्स लगेगा और ये बॉडी कहाँ हो जाएगी? सेट मूव करेगी। ये अपने इस फोर्स के साथ, एक्सटर्नल फोर्स के साथ तो जा ही रही है, बट इसका अपना कुछ इंटरनल फोर्स भी होगा जिसकी वजह से ये मूव करेगी। मतलब ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। जब फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है, फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1 दैट इज रिटन बाय F21, एंड फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 इट इज रिटन एज F12। ऐसे 2-1 का मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। अब मुझे आर के लिए निकालनी है। सबसे पहले जो पार्टिकल मूव कर रहा है पोजीशन r1 पे, मैंने m1 मास कंसिडर किया v1 वेलोसिटी के साथ, m2 मास मूव कर रहा है वेलोसिटी v2 के साथ। नाउ किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अगर मैं वेलोसिटी को देखूँ तो वेलोसिटी क्या होगी? dr1 बाय dt, एंड वेलोसिटी v2 क्या होगी? dr2 बाय dt। अभी बताया F1 अगर एक्सटर्नल फोर्स है m1 की वजह से और F2 एक्सटर्नल फोर्स है m2 की वजह से, और इनका अपना कुछ ना कुछ इंटरनल फोर्स होगा, तो इंटरनल फोर्स m1 ड्यू टू m2 के ऊपर एंड m2 ड्यू टू m1, कैपिटल F से इंटरनल, स्मॉल f से एक्सटर्नल फोर्स। नाउ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, क्योंकि पार्टिकल अपने मोशन को चेंज कर रहा है, दैट मीन्स लीनियर मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिख रही हूँ मैं जो पॉइंट ए के ऊपर है, फर्स्ट पार्टिकल जो पॉइंट ए के ऊपर है उसके लिए अगर मैं लिखती हूँ तो P1 इज इक्वल टू m1 v1,
Now, according to Newton's second law, rate of change of momentum is directly proportional to the force applied. कितना फोर्स उस पर अप्लाई किया है, मतलब यहाँ पर हमारे दोनों तरह के फोर्स आएंगे, इंटरनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स. So we are writing for the first particle at point A, dp1 by dt that is equals to f1 plus f12. इंटरनल फोर्स यही लगा है फर्स्ट बॉडी के ऊपर, सेकेंड की वजह से एक्सटर्नल फोर्स, एंड दिस इज योर and this is your internal, this is your external force. Now from equation 1, substituting the value of momentum p1 d by dt m1 v1 that is equals to f1 plus f1 f12, and for the second particle d by dt m2 vt is equals to f2 plus f21. दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, हमारे पास टर्म आ जाएगी d by dt m1 v1 प्लस d by dt m2 v2 दैट इज इक्वल्स टू f1 प्लस f1 f2 प्लस f21. अब कैपिटल एफ क्या बताया था मैंने, इंटरनल फोर्स. दे आर इक्वल एंड अपोजिट, ए बी के ऊपर इधर लगा रहा है, बी ए के ऊपर लगा रहा है, ठीक है. ये F12 है, यहाँ पे F21 लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स. दे आर इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन थर्ड लॉ बोलते हैं. तो ये दोनों टर्म्स क्या आ जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगी, और मैं नेट इंटरनल फोर्स को किससे लिखूंगी, स्मॉल ऑफ एफ से. नाउ डी बाई डी टी m1v1 प्लस m2v2 दैट इज इक्वल्स टू एफ. वेलोसिटी की टर्म, पोजीशन की टर्म्स में क्या आएगी, dr1 बाई डी टी m2 dr2 बाई डी टी. सो मैं d बाई डी टी की टर्म को बाहर कॉमन ले रही हूँ दोनों टर्म्स में, क्योंकि मास का वेरिएशन कुछ भी नहीं होता टाइम के साथ, सो इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. वी कैन राइट इट एज d बाई डी टी जो पहले था, d बाई डी टी ऑफ दिस टर्म m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल्स टू एफ नेट इंटरनल फोर्स. नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r, हम क्या कंसिडर करते हैं कि इस पूरी इक्वेशन के लेफ्ट साइड में m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं. तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 डी बाई डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2 ब्रैकेट में m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल्स टू f. सो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी. अब यहाँ से मैं इस इक्वेशन को, इस पूरे टर्म को r लिख रही हूँ, दैट इज r इज इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, एंड दिस इज द पोजीशन फॉर सेंटर ऑफ मास. ये पोजीशन है सेंटर ऑफ मास. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से r की वैल्यू या किसी r1 की निकालनी, r2 की निकाल रखी है, हमें सेंटर ऑफ मास दे रखा है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं. मैंने m1 m2 को टर्म्स को सेट ले लिया. आप ये सारी वीडियो अच्छे से ध्यान से देखना बेटा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना. कुछ प्रॉब्लम हो तो कल डाउट क्लियरिंग सेशन में मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी. थैंक यू क्लास.